बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन के लिए मेरे से स्टूडियो मौजूद है ज़ार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की शान, हम सब की जान, दिलों के राजा रमीज़ हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई। जनाब वाला हजूर। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ चलें, बिल्कुल। ग्रेट जी। अच्छा रमीज़ भाई, अगर टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लंबी डिबेट थी ये कि शायद ये टीम कुछ कर पाएगी कि नहीं। दावे काफ़ी बड़े किए गए, बट सम हाउ इट इज़ रिटन ऑन द वॉल कि ये शायद 3-0 ही होना है। अच्छी चीज़ ये थी कि पहले मैच का अगर हम डेफिसिट देखें तो 357 ऑलमोस्ट वो था, और इस मैच में बात करें तो 2-3 ऐसे चांसेस आए कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और हमें लगता था कि शायद कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं। इश्यूज़ की बात करें तो कैचेस की भी बात कर सकते हैं, बैटिंग की बात करें तो 50-60 करके विकेट को थ्रो कर देना भी है। सबसे बड़ा डिलेमा की बात करें तो बाबर आजम हमारा नंबर 1 बैटर है। पहले मैच में वो आउट स्विंग पे आउट होते रहे, इस मैच में उन्होंने एक्सपोज किया, वो बैट्स को टिल्ट लेके आते थे, शायद आउट स्विंग को कवर करने के लिए वो इन स्विंग पे बोल्ड हो गए। ये सारे सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिव भी हैं बट इश्यूज भी हैं। ये मेंटल ब्लॉक है, मैं समझता हूँ। एक तो इसको पहले क्लियर करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारे हिसाबों पे सवारी करते हैं। वो एक तरह से जैसे कि हम गिव इन ही कर जाते हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं। तो पहले तो ये फीलिंग जो है ना, इसको पहले ठीक होना है। और मैं ये सिर्फ इसलिए डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी वहीं पे वर्ल्ड कप खेल के आए हैं ये। तो फीलिंग कंडीशंस को भी जानते थे, अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस भी थी ऑस्ट्रेलिया में, बट वो जो एक झिझक मैं समझता था कि इतनी नहीं होनी चाहिए थी इस दफा, क्योंकि ये टैलेंट भी एक्सपोज हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। लीड्स में इनके साथ खेलते भी हैं एक दूसरे के साथ, पता भी है कि इनकी मेंटालिटी क्या है, उसको सामने रखते हुए अफसोस होता है और हाथ से जाने दिया ये जो लास्ट टेस्ट मैच था। और आपने ठीक कहा, देखें 50-60 करके आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं। आपको पहली इनिंग्स में लंबे रन्स करने, और फिर 300 पे अगर 300 नहीं करेंगे और लीड कंसीड कर देंगे तो आपके चांसेस बहुत ही फिर डिम हो जाते हैं। इसी तरह से कैच छोड़ दिया, और वो जो कैच है वो ले बैठा असल में अब्दुल्ला शफीक का। सो ये जो चीजें हैं ना, इस पाकिस्तान को बार बार एड्रेस करनी है, रादर देन कि टेक्नोलॉजी को मुर्द इल्जाम ठहराएं या आप अंपायरिंग डिसीजंस को कहें। आप अपने अंदर खुद झांक के देखें कि कहाँ पे गलती हो रही है, और वो उसके टेक्निकल रीजंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने ये आगे जाके बात करनी थी, लेकिन अभी आपने जिक्र किया, बात कर लेते हैं। एक बड़ी लंबी डिबेट, काफ़ी एक्स क्रिकेटर का मानना ये है कि जो रिस्ट बैंड है वो ग्लव का पार्ट नहीं होता। कई दफ़ा बैटर जो है वो एक एडिशनल रिस्ट बैंड भी पहनता है। कुछ का मानना ये आउट था क्योंकि रिस्ट बैंड जो अटैच है वो ग्लव के साथ, आपने बड़ा क्लोजली देखा भी होगा। आपके ख्याल में क्या डिसीजन लगता है, ये आउट था रिजवान का या नहीं? ये आउट था जी, रिजवान आउट था, इसलिए कि वो उसके साथ ग्लव्स के साथ उसका एक पार्ट है, वो अलग से नहीं था रिस्ट बैंड। तो ये आपको आगे देखना है कि आगे चल के कि किस तरह से बाउंसी ट्रैक्स पे खास तौर पे अगर रिस्ट बैंड अलग से बांधे तो वो ज्यादा ठीक है। असल में ये जो रिस्ट की बोन होती है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रा कुशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो जो है ना वो बड़ा डेलिकेट सी एक बोन है। और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे क्योंकि ग्लव्स पे बहुत बॉल लगता है, तो शायद इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए भी वो रिस्ट पहन लेते हैं या रिस्ट बैंड ग्लव्स के साथ अटैच कर देते हैं। बट एनीवे, एक तरह से सबको लेसन है ये कि ये जो मार्जिन्स है ना, ये बड़े ही कम होते हैं जीत और हार में। और इस तरह की सिचुएशन में फिर लक भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि आधा गेंद उनकी रिस्ट पे जरूर लगा है और आधा ग्लव्स पे लगा है, तो वो आउट था। अच्छा रमीज़ भाई, आप पैट कमिंस की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? उन्होंने 10 विकेट्स मैच में ली, दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेट्स ली, फिर एज अ कैप्टन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लीड किया, फिर एज अ पेस अटैक जो लीड करना है पेस अटैक को उन्होंने किया। तो हमारे बॉलर्स को उनसे क्या सीखना चाहिए, और क्या उनको किस तरह एमुलेट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर्स में हमारे बॉलर्स भी कामयाबी हासिल कर सकें? देखें जी, वो ट्राई अगेन की एक मसल है ना, वो इन पे पूरी फिट उठ बैठती है, क्योंकि जब भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है ऑस्ट्रेलिया को ये ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। और डर सा लगा रहता है कि ये इतनी टाइमली अपनी आप को बॉलिंग पे लेके आते हैं, ना ज्यादा अपने आप को अंडर यूज करते हैं ना ओवर यूज करते हैं। सो एज अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन कई दफा आप ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल कर जाते हैं। बट कमिंस से एक तो अपने आप की कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, अपनी बॉलिंग के ऊपर कप्तानी बेहतरीन करते हैं। और टफ सिचुएशंस में जब आपको विकेट की जरूरत होती है या आपको विकेट प्रोवाइड करते हैं, तो बड़े मोमेंट्स को ये जो है ना कैप्चर करते हैं। और इन्हीं की बदौलत ये मैच जीते, क्योंकि वो अड़ गया था मामला जी। और फिर ये जब आए हैं तो कप्तानी भी बहुत शानदार। हालांकि मैं समझता हूं कि एक आधी दफा एशेज में जब अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया पे तो ये थोड़े से तितर बितर हो गए थे, मगर वही बात है कि हमने पूरी तरह से अटैक भी नहीं किया है और डिफेंस भी कमजोर था। बाबर आजम की बात की, उनका क्लियरली
एक प्रॉब्लम है क्योंकि क्रीज से वो खेल रहे हैं और हाफ हार्टेड सी फ्रंट फुट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं गेंद को रोकने के लिए। जहाँ पे गेंद मूव करता है वहाँ पे आप पॉसिबिलिटीज दूसरे के हाथों में दे देते हैं, बट कमिंस लाजवाब कप्तान और लाजवाब बॉलर साबित। चलमीत भाई, दो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। पहले मैं अगर बॉलिंग की बात करें तो ऑफ लेट में अगर हमने जो लास्ट 3 सीरीज़ खेली ऑस्ट्रेलिया में, हम 20 नहीं आउट कर पाते थे और बड़े बड़े नाम भी आए, पर फिर भी ये नहीं कर पाए। इस बॉलिंग यूनिट ने एटलीस्ट ये किया। आल्दो की डिबेट हम कर रहे थे कि साजिद खान को एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियन हमारे से ज़्यादा अपनी कंडीशन को जानते हैं, वो एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं तो हमें भी एटलीस्ट एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए। बट एनीवेज हमारे बॉलर ने काम करके दिखाया, 20 आउट किए। जब बैटर की बात आई तो वो एक तो रिस्पॉन्स नहीं दे पाए जिस तरह चाहिए था। दूसरा ये कि जो टेल है हमारी, अगर हम सेकंड इनिंग्स की बात करें तो 10-10, 15-15 करने थे सब ने। आप ये देखें कि चारों सिफर पे रहे, और ये जो हमारी टेल एकदम इतनी वल्नरेबल हो जाती है, ये इतनी वीक नज़र आती है कि जो दुनिया के जितनी टीमें हैं वो कोई भी, अगर आप मेरा ख्याल है बांग्लादेश भी उठा लें तो उनकी भी टेल कुछ ना कुछ फाइट शो करती है। तो इस प्रॉब्लम को भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान बैटिंग को एक ही प्रॉब्लम है ज्यादातर, और वो है बाउंसर के अगेंस्ट, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या टेल एंडर्स हो। तो बाउंसर को ठीक नहीं खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले तो ये प्रॉब्लम है। ये जो आप देखते हैं ना कि फुटवर्क फ्रंट फुट पे ज्यादा नहीं रहते हैं या गेंद की पिच तक नहीं पहुंचते हैं, उसकी वजह ही बहुत बड़ी ये है कि पिछले बॉल का यानी कि बाउंसर लेंथ को वेट करते रहते हैं जी। और फिर ये भी है कि शान मसूद की स्पीड जो है वो 60 या 70 करते हैं 60 बॉलों में, या 60 करते हैं 70 बॉलों में, और बाकी जो है वो 50 करते हैं 300 बॉलों में। तो आपका जो एक तो आपने ट्रेंड सेट करना है ना, सेट होके और अटैकिंग मोड में जाना है, वो भी सही तरह से हैज़ार्ड अंदाज से हो रहा है। ये जो बॉलिंग है वो आउटस्टैंडिंग की है। देखिए, जब आपके पास लीडिंग स्पिनर नहीं है तो ठीक किया सलमान अली आगा के साथ काम चलाया, हालांकि अगर लीडिंग स्पिनर होता तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाना था ऑस्ट्रेलिया पे। बट नजर आया कि कोई प्लान था, एक तरफ बॉलिंग की। सबसे ज्यादा जो 2 चीजें उन्होंने की, वो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मीर हमजा को खिलाना, तो वो एक तरह से 50-50 था उस पेस पे, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो सक्सेसफुल हो सकेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 2 तो यादगार बॉल की, एक तो ट्रेविस हेड को आउट किया और एक जो मिच मार्श को, और दूसरा था रिजवान को खिलाना। वो भी बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट था सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ठीक था इसलिए कि वो सरफराज इन पिचेस के ऊपर आपको उस तरह की इफादियत नहीं दे सकते। बिल्कुल। अच्छा मीर भाई, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे आपने भी जिक्र किया, ऑस्ट्रेलिया को हराने का या इन पे बड़ा सिंपल एक प्रिंसिपल कह लें, मंत्रा कह लें, वो ये कि अटैक किया जाए इनके ऊपर। भारत एक ओनली सब कॉन्टिनेंट की टीम है जिसने आके इनको हराया इधर। आल्दो के वो साउथ अफ्रीका में कभी नहीं जीते, बट ऑस्ट्रेलिया में आके वो जरूर सक्सेसफुल रहते हैं। तो अब हमारा जो, अगर मैं पूरा स्क्वाड देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक साइम अयूब ऐसा लड़का नजर आता था, जिसको अभी तो खैर अनाउंस कर दिया उन्होंने कि 3rd मैच में वो खेल रहा है इमाम की जगह पे। तो अगर हम बैटिंग का भी कंपैरिजन करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको पता है कि जब ऐसी पिचेस के बॉल सीम और स्विंग करता है, क्रैक पे पड़ता है, तो क्या हमें ऐसे बच्चे के साथ शुरू में चांस नहीं लेना चाहिए? आल्दो के शायद वो भी ना रन करता, बट एक इंटेंट ऐसी नजर आनी थी जो अटैक करता। अगर मिचेल मार्श का डिफरेंस देखें तो वो बचता भी था और शॉट्स भी खेलता था, जबकि इन कंपैरिजन हमारे बैटर जो थे वो नॉक करी जा रहे हैं, रोकी जा रहे हैं बॉल को, और एक अच्छा बॉल पड़ता गई किसी भी बॉलर का और हम विकेट थ्रो कर देते। तो ये डिफरेंस लगता है आपको कि ये पहले अगर हम करते तो शायद कुछ रिजल्ट डिफरेंट होता? देखें, ये साइम अयूब जो है ना अभी रॉ हैं, पोटेंशियल है बट रॉ हैं, और टेस्ट क्रिकेट का एक मेयार भी अलग है, एक टेम्परामेंट भी अलग है, एक सोच अलग है, और इसमें अभी भी ज्यूरी इज आउट कि क्या वो परफेक्ट चॉइस है या नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि हमेशा किसी भी यंग प्लेयर को अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है या डेब्यू करवानी है, वो होम कंडीशंस में करवानी चाहिए। क्योंकि चाहे सिडनी में खेल रहे हैं, सिडनी में आप समझे कि ज्यादा बाउंस नहीं होगा, गेंद स्पिन भी करता है, शायद इनकी बैटिंग के हिसाब से उनको अच्छा साबित हो ये वहां पे, बट अभी भी रिस्की है इनको इतनी जल्दी इन्वॉल्व करना। बाकी जो आप बात करें अटैकिंग क्रिकेट की, देखिए वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जहन तो आपका बिल्कुल मानता है, दिल भी करता है छक्के लगाते जाएं, मगर जब स्किल्स ही नहीं है और शॉट्स वैसी नहीं है आपके पास, या आपका गेम प्लान बेस कर रहा है ऑन सेफ्टी या गेम प्लान ऑन सर्वाइवल, तो ये जो माइंडसेट की भी गेम है और ये स्किल्स की भी गेम है। रमीज़ भाई, ये हिस्टोरिकली हमारे पास पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे थे, सईद अजमल था,
या सकलैन मुश्ताक था, मुश्ताक अहमद था, तो हमारे पास जो स्पिनिंग और स्लो विकेट्स होती थी, जो भी टीम बाहर से आती थी तो हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता था जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से आती। अब जब हमारे पास ऐसे स्पिनर्स नहीं आ रहे, तो आपका नहीं ख्याल हमें डोमेस्टिक में भी पिचेस को चेंज करना चाहिए, तेज़ पिचेस बनानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारे जो बैट्समैन है, जिस तरह की पिचेस पूरी दुनिया में जहाँ पे खेले जाते हैं मैचेस, उस तरह की पिचेस हमारे पास भी, और हमारे पास डोमेस्टिक में भी ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस हों जो उन पिचेस पे कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकें। देखिए इजहार ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी भी मंगवाई थी, शायद इन्होंने वो $70,000 या कितने की मुझे अच्छी तरह से याद है, एक्सपेंसिव ये एक्सरसाइज थी, और उसका मकसद ही यही था कि किसी ना किसी तरह से थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ट्राई एंड हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर कुछ ना कुछ डिफरेंट किया जाए, क्योंकि इन पिचेस के से हमारी क्रिकेट ऊपर जाने वाली है नहीं है। या तो फिर आप हाइब्रिड पिचेस के ऊपर चले जाएं, जो कि इस वक्त काउंटी क्रिकेट में यूज हो रही हैं, तो आधी जो है वो घास होता है और आधा उसको निट किया जाता है, उसमें फिर आप बाउंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि स्पिन के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और स्पिन जो है वो पता नहीं आउट ऑफ फैशन हो गई है, या T20 ने इसके आर्ट को बिल्कुल ही फ्लैट करके रख दिया है, क्योंकि बैट्समैन जो है वो रिस्क लेगा, आपको विकेट मिल जाती है और आप खुश हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट लेनी पड़ती है और इसका प्लान करना पड़ता है, और आई थिंक इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, ना ही इतना कोई स्किल वर्क है, ना ही इतने कोई मैंने ग्रेट स्पिनर्स देखे हैं जो कि ये कर सकते हैं। आई थिंक लेग स्पिनर्स में फिर थोड़ी सी जान है, बट लेफ्ट आर्म और ऑफ स्पिनर्स में बहुत ही लिमिटेड टैलेंट। अच्छा रमीज भाई, शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से भी जरूर जानना चाहेंगे। बाबर ने जिस तरह टेस्ट से खुद ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि मैंने टेस्ट की कैप्टनसी नहीं करनी, फिर सरफराज पे मेरे सोर्सेज के मुताबिक उनसे भी बात हुई, शायद उन्होंने भी शायद रिफ्यूज़ किया कि ये कैसी सीरीज़ है जो इसको नहीं लेना चाह रहा कोई भी, और ओबियसली और फिर कहा गया कि बली का बकरा इनको बना दिया गया शान मसूद को। ग्लिम्पसेस तो नज़र आ रहे हैं कि इसके अंदर लड़के के अंदर गेम सेंस है, कुछ है, बट एज ए कैप्टन, एज ए सीनियर प्रो, जैसे हम पैट कमिंस की बात की अभी हमने कि उन्होंने फ्रंट लीड फ्रॉम द फ्रंट किया और उन्होंने बॉलिंग यूनिट के साथ मैच जिताया। ये जो गेम अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, ये क्यों नहीं हमारे प्लेयर के अंदर आती कि अगर हमने 55 कर लिए, उधर हम पहली इनिंग्स में लीड ले पाते, और जिस तरह शान मसूद की जो शॉट थी पहली इनिंग्स के अंदर, इवन सेकंड इनिंग्स के अंदर भी हम कह सकते हैं, तो ये डेवलप करना, बनाना, या 100 के अर्ज ना रखना, ये 40-50 के बाद आउट हो जाना कैप्टन के लिए एट सेल्फ कितना हार्मफुल हो सकता है, या टीम के लिए भी ऑब्वियसली। देखिए ये जो अच्छे बॉलिंग अटैक्स है ना, वो आपको सेट होने नहीं देते हैं ज्यादा, और फिर आप समझते हैं कि आप सेट हो गए हैं, और एक अच्छा गेंद होता है आपकी कंसंट्रेशन का लैप्स है, या आपके सिस्टम ये आपको बताता नहीं है कि कब टाइटन अप होना है, कब आप रिलैक्स थोड़ा सा खेल सकते हैं, किस पे अटैक करना है, किस पे डिफेंड। मेरे ख्याल से नेथन लायन को ये बहुत अच्छा खेले, क्योंकि वो एक अटैकिंग ऑप्शन इनके लिए बन गया था। सो इस तरह से आपको पिक भी करने पड़ते हैं ना बॉलर्स और अपने मोमेंट्स, और कई दफा हम ये ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, गलत टाइम के ऊपर आउट हो जाते हैं, गलत टाइम के ऊपर रिलैक्स हो जाते हैं, चांस ले लेते हैं, और फिर ये बॉलिंग अटैक भी बहुत ही नफीस और सुथरा है। इसके अगेंस्ट लंबी सेंचुरीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। शान मसूद देखें, उनकी जो सिलेक्शन जो उन्होंने की है वो मुझे पसंद इसलिए आ रही है कि जल्दी जल्दी से वो जाते हैं, और जिसको कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, उसके बेस के ऊपर इन्होंने अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, जैसे रिजवान को खिलाना, जैसे मीर हमजा का टैलेंट परखना और फिर उनको चांस देना, तो ये अच्छी चीजें। अब जैसे साइम अयूब को खिलाने की सोच रहे हैं, चले कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो इस लिहाज से आई थिंक इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक बैठ रही है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वो टेक्निकली फेजेस में अच्छा गए हैं, और वो उतना ही बड़ा कप्तान होता है जितनी बड़ी उसकी टीम है। सो टीम को खड़े होना है ना, ये नहीं हो सकते कि आप 40 करके आउट हो जाएं या 50 करके आउट हो जाएं, और वो आप 300 पे 300 पहली इनिंग्स में अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ऐसे ही। अच्छा, शाहीन अफरीदी को पहले दोनों इनिंग्स में 27 ओवर्स दिए शान ने, और अभी बड़ी इस बारे में क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं कि जी उनके वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए, उनकी फिटनेस एट पार नहीं है, तो इस हवाले से आपकी सर क्या राय है? देखिए वो भी डेस्परेट थे शाहीन शाह अफरीदी, बिकॉज स्कैनर में थे, उनकी पेस रिड्यूस हुई हुई है, और लोग कह रहे थे कि पेस रिड्यूस इसलिए हुई है कि फिट नहीं है। सो उनको वो पॉइंट शायद खुद से भी वो प्रूव करना चाह रहे हो कि नहीं, मैं जो हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं कि मेरी इस पेस से भी मैं आउट कर सकता हूँ। ताकि उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी है, उनको विकेट्स लेनी है, ताकि वो लीडर ऑफ द पैक बन सके, क्योंकि जब उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो फिर कप्तान भी तगड़ा हो जाता है। तो ये अभी भी मेरे ख्याल से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है कि वो लंबे ओवर्स कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप इनिंग क्रीज पे ठहरते हैं, बॉल
बॉल्स खेलते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक्लिमेटाइज करते हैं और फिर लंबी इनिंग्स खेलते हैं। इसी तरह से बॉलर का भी एक प्रिंसिपल है। ये जो फिटनेस आती है ना, ये ज्यादा बॉलिंग से आती है, ये फिटनेस रेस्ट से नहीं आती है। और अगर आप मैच खेलने के काबिल हैं तो फिर ये बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट फिट बाय बॉलिंग लॉन्ग स्पेल्स। चलिए भी लास्टली 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो पूरी नेशन बाबर आजम के हवाले से बड़ी परेशान है। हमारा एक ऐसा बैटर जो लास्ट 5, 6, 7 ईयर में जिसने बहुत ज़्यादा रन्स किए, दुनिया में अपना नाम पैदा किया, ओडीआई में लास्ट 3 ईयर से नंबर 1 है। टेस्ट की बात करते हैं तो इस साल उनकी 22 की एवरेज है, कोई 50 नहीं कर पाए। और इसी तरह टेस्ट में कभी एक बड़ा स्ट्रेंज स्टैट है कि कभी मैन ऑफ सीरीज नहीं बन पाए। तो ये रेड बॉल के लिए क्या करना चाहिए? और इतना वो एविडेंट हो जाता है, कभी वो लेग स्पिनर पे आउट होना शुरू हो जाता है, कभी मिड विकेट पे एक ही तरह की शॉट पे आउट होते हैं, और अभी जिस तरह वो पहले आउट स्विंगर पे आउट हो रहे थे, अभी इन स्विंगर पे। तो बाबर आजम के मसले को कैसे देखते हैं? क्या कप्तानी जाने का कोई मसला तो नहीं आपको नजर आ रहा? देखिए 2-3 मसले हो सकते हैं, मैं सिर्फ एज्यूम ही कर रहा हूँ, गेस वर्क है मेरा, कि एक तो कप्तानी छिनने से एक आप लो पे चले जाते हैं और फिर आप अपने लिए खेलना शुरू हो जाते हैं और आपके सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है इस तरह के सिनेरियो में सरवाइव करने के लिए। दूसरा ये है कि उनको टेक्निकल इश्यूज हैं जो कि दिख रहे हैं, और वो शायद इस वजह से भी हो सकते हैं कि बाउंसर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये छोटी टांग से जब आप फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलते हैं इसका मतलब यही है कि आप शॉर्ट बॉल को इंतजार कर रहे हैं। आप देखें जितने भी बड़े बल्लेबाज हैं वो पूरा ऊपर जब जाते हैं तो फिर पूरा बॉल को बिल्कुल दबा के रख देते हैं ताकि मूवमेंट ही ना हो या गैप ही ना बने। शायद इनको बाउंसर की और प्रैक्टिस करनी है और एक फ्री माइंड के साथ खेलना है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ये जो सोशल मीडिया और जो प्रेशर क्रिएट हुए हैं, प्लस जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बोझ में दब गए हैं, प्लस बहुत बड़ा फैक्टर टेक्निकल फैक्टर है। अच्छा रमीत भाई, लास्टली आपसे ये टेक्निकल जी सिडनी के हवाले से जानना चाहेंगे। सब कॉन्टिनेंट की तरह की पिच बोला जाता है, बहुत स्पिन भी करती है, बट ऑस्ट्रेलिया में एक चीज बोली जाती है कि 4th इनिंग्स बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि क्रैक्स ओपन होते हैं, तो बॉल जो है वो बहुत ज्यादा स्विंग भी करती है और स्पिन भी करती है। तो आपके ख्याल में जो डिसीजन हमने सेकंड मैच में खासतौर पे पहले खुद बॉलिंग की और उनको बैटिंग की, वो ठीक था? और अभी क्या करना चाहिए थर्ड मैच में सिडनी में? देखिए ये सिडनी की पिच जो है ये ज्यादा बाउंस तो नहीं करती है। जो मैं जितना खेला हूँ वहाँ पे, वो आपकी एक दफा आप सेट हो जाए तो फिर आप लंबा स्कोर करते हैं। तो ये एक आपको एडवांटेज जरूर होगा कि लो बाउंस है, स्पिन जो है वो अनलेस आप शेन वॉर्न है आपको इतना तंग नहीं करती है। ठीक है, नेथन लायन है, डेंजरस हैं, तो पाकिस्तान को अब ये देखना है कि क्या एक स्पिनर के साथ जाएं या यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, और स्पिनर खिलाएं तो उसका कितना फायदा है, और फिर टेल अगर लंबी हो जाती है तो उसका कितना नुकसान होगा। बिल्कुल मामले उनको एड्रेस करने हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमीत भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। अजहर भाई, एक डिसीजन जो हमने भी बहुत बात की और काफ़ी इस पर मैं तो ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली बड़ा प्रोसेस करता था कि आप कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते। आपने अटैक करना है और अटैक करने के लिए आपको पिक एंड चूज़ भी ऐसे प्लेयर को करना है जो अग्रेसिव आए, और उसकी प्राइम एग्जांपल साइम अयूब थी। अब जैसे डिसाइड कर लिया गया थर्ड मैच में, और साइम अयूब होंगे और मामूल हक हाल दो कि 40-50 बॉलें खेल के कभी 10 कर रहे हैं, कभी 3 कर रहे हैं, और वो रन्स जब नहीं करेंगे आप तो ऑब्वियसली जब वो एज ए टीम वो भी सोचते हैं कि ये प्लेयर हमें हार्म नहीं कर रहा, तो उनको डेंट तो पड़ता नहीं था। तो ये डिसीजन को कैसे देख रहे हैं? देखिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि इमामुल हक ने जो पहला टेस्ट है उसमें वो टॉप स्कोरर थे पहली इनिंग्स में, और ऑफ लेट जो उनकी फॉर्म है वो भी अच्छी रही है पाकिस्तान के लिए रेड बॉल क्रिकेट में। तो उन्हें अगर एक मैच की बेसिस पे अगर आप ड्रॉप करें तो शायद थोड़ा उनके लिए अनफेयर है। लेकिन दूसरा जो इसका पहलू है जो मुझे लग रहा है विच हैज़ बीन द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज, वो शायद जो टीम अपना जो मोमेंटम है या जो एक स्टाइल ऑफ प्ले है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। वो जिस तरह शान मसूद है, वो जितनी भी उनकी इनिंग्स, चाहे उन्होंने थोड़ा स्कोर किया चाहे ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन उनकी इनिंग्स में इंटेंट नज़र आ रही है। तो शायद जो टीम का एक इंटेंट है, जो उनका माइंडसेट है या जो अप्रोच है, उसको चेंज करना चाह रही है पाकिस्तान टीम या जो उनकी टीम मैनेजमेंट है। तो इस हवाले से साइम अयूब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हम बार बार बात कर रहे थे, अगर आप उनको लेके जा रहे हैं, स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मौका भी देना चाहिए। और इनको भी, साइम अयूब को भी चाहिए बीइंग अ यंगस्टर, इस अपॉर्चुनिटी को विद बोथ हैंड्स ग्रैब करें और इसको जस्ट टेक दिस इन हिज स्ट्राइड
और ज़्यादा प्रेशर ना लें और कोशिश करें कि इस इनिंग्स में जब उन्हें मौका मिले टीम में अपनी जगह पक्की करें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक साजिद खान की भी बहुत बात हो रही है। आपने जब अब्रार की इंजरी आई, नुमान की इंजरी आई, तो आपने एमरजेंसी बेसिस पे ट्रैवल करवाया उनको, और आपने कहा कि जी ये पहला मैच भी शायद खेलेगा, जितना एमरजेंसी में ट्रैवल हुआ और वो लैंड किया उन्होंने, बट पहले मैच में भी नहीं चांस मिला। वो चले पर्थ की विकेट थी। अब मेरा मानना ये है कि ऑस्ट्रेलियन हमसे बहुत बेहतर जानते हैं इन कंडीशन को। अगर वो ऑफ स्पिनर के साथ स्ट्रिक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्पिनर को कहीं ना कहीं मदद मिलती है, और हमने देखा कि नेथन लाइन ने पहले मैच में भी आउट किए, दूसरे में भी आउट किए। और अगर लेट्स सपोज आपको लगता था कि स्पिनर की इस पिच पे कोई जगह नहीं बनती, तो फिर सलमान अली आगा से इतने ज़्यादा ओवर क्यों करवाया आपने? देखिए, इसमें बॉलिंग लाइनअप का बैलेंस बड़ा मैटर करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप देखें तो उनके पास 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें कमिंस है, हेजलवुड है और स्टार्क है। जी। फिर नेथन लाइन उनके पास चौथे जो बॉलर स्पिनर है। साथ ही साथ उनके पास मिच मार्श भी हैं, जो कि बड़े इम्पैक्ट किस्म के एज अ बैट्समैन भी इम्पैक्ट प्लेयर हैं और एज अ बॉलर भी इम्पैक्ट प्लेयर है, और आके वो क्रूशल विकेट्स लेते हैं, जिसने उन्होंने पहले टेस्ट में बाबर को आउट किया। तो उनका भी अगर बॉलिंग लाइनअप का बैलेंस देखें, उनके पास 4 पेस बॉलर्स हैं, 1 स्पिनर है। अब डेफिनेटली हर टीम की रिसोर्सेज एक तरह की नहीं होती। पाकिस्तान के पास जो रिसोर्सेज हैं, हमने ख़ास तौर पे जो दूसरा टेस्ट है उसमें देखा कि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स थे और 1 स्पिनर थे, सलमान अली आगा, जो कि वो भी ऑलराउंडर थे। 4 जो हमारे पास फास्ट बॉलर थे, जिसमें हसन अली थे, मीर हमजा थे, शाहीन थे और आमिर जमाल थे। तो जो सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस वो कदरे बेहतर रही है। हमने 20 विकेट्स ली उनकी, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलिया की। उनके होम में जाके 20 विकेट्स लेना हिस्टोरिकली तो हमारे लिए उनकी 20 विकेट्स लेना ही बहुत बड़ा मुश्किल टास्क रहा है। और नॉर्मली इनिंग्स में ये भी आप देखें कि दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को हमने कोई बहुत बड़ा जायंटिक किस्म का स्कोर नहीं, टारगेट नहीं रखने दिया। 300 ऑड पे एक इनिंग्स में 320 ऑड पे ऑल आउट कर दिया, दूसरी इनिंग्स में 260 के लगभग ऑल आउट कर लिया। तो ये हमारे बॉलिंग लाइनअप की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत इट्स अ मैसिव इंप्रूवमेंट अगर आप पहले टेस्ट से कंपेयर करें। तो मेरे ख्याल में जो आपका एक बॉलिंग लाइनअप में कोई रिदम फाइंड कर रहा है और कंसिस्टेंसी फॉर्म फाइंड कर रहा है, तो अभी मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि चेंजेस करनी चाहिए आखिरी टेस्ट के लिए। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है कि जैसे मीर हमजा ने पाकिस्तान में जब खेला या उससे पहले डेब्यू किया था इन्होंने यूई के अंदर, तो एक बड़े एवरेज बॉलर नज़र आए, और जैसे कंडीशन इनको सूट की, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सीम और स्विंग अपनी स्किल को दिखाया। इनकी कंपैरिजन में अगर हम हसन अली को देखते हैं या फ़हीम अशरफ को देखते हैं, जो कि पिछले 7-8 साल से सर्किट में और इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत खेल चुके हैं, बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, इनकी बॉलिंग देखें तो काफ़ी डिफरेंस नज़र आया। और एक अच्छी चीज़ भी है कि शाहीन शाह अफरीदी का हमें मोमेंटम भी नज़र आ रहा है इस टेस्ट मैच में, खासतौर पे वो बॉल को ज़ोर भी लगा रहे हैं, पेस भी कुछ इम्प्रूव 5-6 नॉच इनका किया, और कंपैरिजन में हसन अली का ड्रॉप किया। तो ये हसन अली और फ़हीम अशरफ को कैसे रेट करते हैं? क्या ये इनकी क्रिकेट में कोई डिप आ चुका है आफ्टर इंजरी? खासतौर पे हसन अली के वाले से मैं पूछ रहा हूँ, और ये इनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा दोबारा कमबैक के लिए? देखिए, हसन अली और फ़हीम को क्लब नहीं आप कर सकते। मेरे ख्याल में अगर आप टेस्ट क्रिकेट में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोनों का कंपैरिजन करें तो हसन अली हैज़ बीन अ फार बेटर बॉलर देन फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ एक बॉलिंग ऑलराउंडर है और उनकी फर्स्ट क्लास और टेस्ट की बॉलिंग फॉर्म या बॉलिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। हसन अली की उनसे बेहतर है अगर आप उनके इवन रिकॉर्ड चेक करें। रिकॉर्ड तो है, बट ऐसी कंडीशन में वो अच्छी सीम और स्विंग कर लेते तो उनको क्लब एक तो नहीं करना चाहिए। दूसरी रही बात मीर हमजा की, वो एक टैलेंट है, उन्होंने इस टेस्ट में अपना टैलेंट प्रूव किया, और नेचुरली जब आपको कंडीशन कंड्यूसिव मिलते हैं तो आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। जो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के पास एक मुख्तलिफ किस्म की बॉलिंग में ऑप्शन आ रही है। आप देखें हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, आपके पास 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं और 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं और एक ऑफ स्पिनर है। तो इसके मतलब है कि आपके पास वेरिएशंस हैं, ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ चॉइसेस हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का भी आप बॉलिंग लाइनअप देखें तो उनके पास भी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर है, तीसरा जो राइट आर्म फास्ट बॉलर जिसमें ऑलराउंडर है। तो ऑप्शंस होनी चाहिए, वेरिएशंस होनी चाहिए। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, एक नज़र आ रहा है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि पहली इनिंग्स में मेलबर्न टेस्ट में सारे बॉलर्स ने विकेट ली, इवन सलमान अली आगा ने विकेट ली, और ये एक बॉलिंग लाइनअप की कामयाबी थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड को, जहाँ हम नॉर्मली देखते हैं कि 400-500 का वो पहली इनिंग्स में एक बहुत ही ह्यूज किस्म का जायजेंटिक किस्म का स्कोर बोर्ड पर टारगेट पुट कर सकते हैं, उन्होंने हमने एक मुनासिब टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट किया। और आपको मेरे ख्याल में इस बॉलिंग लाइनअप से स्ट्रिक्ट करना चाहिए और ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलती अगर ज़रूरत नहीं तो क्यों हमने ऐसी कोई चेंजेस करनी? बिल्कुल। अच्छा, 2 बैटर के वाले से भी बात कर लेते हैं। एक सलमान अली आगा और दूसरा सऊद शकील। ये मैन ऑफ सीरीज़ थे सलमान अली आगा श्रीलंका के अगेंस्ट, और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे, हाईएस्ट रन्स बनाए इन्होंने। अब जैसे ही कंडीशन चेंज हुई, आप बाउंसी ट्रैक पे आए, जिस तरह रमीज़ भाई भी बात कर रहे थे कि आप बाउंसी पिचेस के ऊपर प्रॉब्लम है, शायद ये लड़के
सारे के सारे अपने सब कॉन्टिनेंट या पाकिस्तानी कंडीशन पे लो बाउंस पे फ्रंट फुट पे खेलते हैं, जब इनको बैक फुट पे आगे खेलना पड़ता तो ये शायद वो नहीं एडजस्ट कर पाते। बट कंपैरिजन में भारत की मैंने मिसाल दी कि वो ही इज़ द ओनली साइड, दैट इज़ द ओनली साइड जिसने पहले आके ऑस्ट्रेलिया को हराया भी है, लास्ट सीरीज जीते भी हैं, उससे पहले ड्रॉ भी करके गए। तो ये एक तरह की कंडीशन होने के बाद ये क्या माइंडसेट है कि स्किल लेवल का इतना डिफरेंस है कि वो आके सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारे बैटर जो है वो ऐसी कंडीशन में आके इवन नंबर 1 बैटर जो है बाबर भी स्ट्रगल कर रहा है। देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है और बड़ा जेन्युइन है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को मार्जिन देना चाहिए, ख़ास तौर पे सऊद शकील और सलमान अली आगा को, क्योंकि इनकी ये पहली सीरीज़ है सब कॉन्टिनेंट से बाहर और नेचुरली एक एलियन कंडीशंस है यहाँ पे, उनका पहले कोई इतना प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्हें कोई ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। सलमान अली आगा ने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं और एक इंटेंटफुल बैटिंग उन्होंने की है। आखिरी इनिंग्स में भी आप देख लें, जो आखिरी मैच था जब सलमान अली आगा और रिजवान की पार्टनरशिप बनी थी, 6 विकेट पार्टनरशिप, तब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी थोड़े बहुत ट्रबल में आ रहे थे, सिर्फ 98 रह गए और 5 विकेट्स थी। तो इन्हें हमें मज़ीद टाइम देना चाहिए। इन लोगों में इनके पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है और ये टीम के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं टीम के लिए, तो आई थिंक दे विल कम गुड अगर आप उन्हें टाइम देंगे तो। अच्छा, इसमें अब जैसे भारत की हमने बात की तो भारत ऑस्ट्रेलिया में आके हमेशा सक्सेसफुल रहती है, बट दे नेवर वन द सीरीज इन साउथ अफ्रीका। और अभी भी इसकी पहले टेस्ट मैच के अंदर ओडीआई में तो चलो अच्छा परफॉर्म किया, बट टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो बड़ा उनके लिए एक हार्मफुल किस्म की ये डिफीट थी और एक इनिंग्स और 32 रन से हारे। और सारे बिग गन्स जो थी, कोहली वापस आ चुके थे, रोहित शर्मा वापस आ चुके थे, बट बैटिंग की बात करें तो पहली इनिंग्स में 245 किया उन्होंने, 408 किया, फिर 131 पे पूरी जो टीम है वो कोलैप्स कर गई। तो एशियन का कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखिए, जितनी भी ये सब कॉन्टिनेंटल टीम्स हैं उनके लिए ये सेना नेशंस जो हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये हमेशा से चैलेंजिंग टूर्स रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ऐसे टूर्स हैं जहाँ पे सब कॉन्टिनेंट की टीम्स हैं, चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, एक कंपेटिटिव परफॉर्मेंस देती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के लिए और साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए, ये एक किस्म का बहुत बड़ी अकेलीस हील है और सबसे चैलेंजिंग टूर्नामेंट जो होता है इन दोनों टीम्स के लिए यही है। इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका का जो टूर होता है और पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका का भी बहुत चैलेंजिंग होता है। और वही इशू मेरे ख्याल में ये है कि जो फास्ट पिचेस होती हैं, बाउंसी पिचेस होती हैं, उनको जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर हैं फ्रंट फुट पे प्लेयर खेलने के आदी होती हैं, शॉर्ट पिच को शायद इतना अच्छा नहीं खेलते, बाउंसर को इतना अच्छा नहीं खेलते। तो इस हवाले से हमारी जो टीम मैनेजमेंट है सब कॉन्टिनेंट टीम्स की, उन्हें एक तो शायद टीम सिलेक्शन चेंज करनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि सेकंड टेस्ट में जब रिजवान को खिलाया गया, हालांकि रिजवान इस टाइम अगर रेड बॉल क्रिकेट में फॉर्म में देखें तो सरफराज की बहुत बेहतर फॉर्म जारी है। उन्होंने रीसेंट टूर्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ी धड़ल्ले से उन्होंने अपनी टीम में जगह पक्की किया। लेकिन वो एक ब्रेव डिसीजन था, क्योंकि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया के कंडीशंस हैं जहाँ पे तेज़ पिचेस हैं, बाउंस ज़्यादा होता है, उस हवाले से जो रिजवान है क्रॉस पैटेड शॉट ज़रा बेहतर खेलते हैं, कट अच्छा पुल मार लेते हैं, तो उस हवाले से रिजवान की इंक्लूजन बहुत ही राइट सिलेक्शन थी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम्स को भी चाहिए कि, या इंडिया की टीम को भी चाहिए कि जब इस तरह के टूर्स में जाते हैं तो अपनी टीम सिलेक्शन को ऑल्टर करें। आपने देखा होगा कि जो सेना नेशंस हैं, साउथ अफ्रीका होगी, इंग्लैंड होगी, न्यूजीलैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, उनके भी जब सब कॉन्टिनेंट के टूर आते हैं तो अपनी टीम सिलेक्शन चेंज करते हैं, स्पिनर ज़्यादा लेके आते हैं, फास्ट बॉलर कम करते हैं और बैट्समैन भी उस तरह के लेके आते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलने से, उस्मान ख्वाजा हो गया। तो सब कॉन्टिनेंट टीम्स को भी चाहिए कि जो उनकी टीम सिलेक्शन होती है वो कंडीशंस के मुताबिक ऑल्टर करें। अब दूसरा ये कि वो तो हमारे आगे हमारे घर में हरा के चले जाते हैं। इंग्लैंड ने वाइट वॉश किया, हमें 3-0 किया, ऑस्ट्रेलिया 1-0 करके टेस्ट सीरीज जीत के गया। तो बट ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हम उनकी अपनी होम कंडीशन को, इवन बांग्लादेश अपनी होम कंडीशन में नहीं हारता, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता, अपनी मर्जी की पिचेस बनाता, भारत नहीं हारता। असम हाउस, श्रीलंका भी मोस्टली हमने देखा कि अपनी सीरीज जीते, बट पाकिस्तान हमेशा ये प्रॉब्लम अभी रिसेंट पास में ज़्यादा आना शुरू हो गया कि हम अपनी होम सीरीज में भी विक्ट्री नहीं हासिल कर पा रहे। अच्छा, ये अगर थोड़ी सी बात करें न्यूजीलैंड और उसकी भी जो बांग्लादेश की सीरीज़ है, उनका भी हमने देखा कि वो ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया बांग्लादेश ने। अभी जो ये सीरीज़ है उसमें भी 1-1 से बराबर है, एक मैच में रिजल्ट नहीं आया। तो ये जो न्यूजीलैंड जाके बांग्लादेश ने एक फ़ाइट शो की है कि सीरीज की इक्वल करना, आल दो कि न्यूजीलैंड के जो काफ़ी प्लेयर थे जो सीनियर थे वो रेस्टेड थे, यंग टीम थी, बट फिर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं आप कि उन्होंने आके ड्रॉ की। आप दुरुस्त कह रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा, जो आपने पहले बात की कि जो हमारी होम पे डोमिनेंस है
वो नज़र नहीं आ रही है। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, जब से ख़ास तौर पे अबू धाबी या यूएई से पाकिस्तान में सीरीज़ होना शुरू हुई हैं, जिस तरह हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट वापस आ गई है और हम अपने होम में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, चाहे रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची है। तो जिस तरह के रिजल्ट्स हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि हम आने वाली टूरिंग टीम्स को डोमिनेट करेंगे, उस तरह की नहीं हमें नज़र आई परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं हम जिस तरह के हमारे पास हिस्टोरिकली स्पिनर्स थे, इस तरह सईद अजमल था या मुश्ताक अहमद था या सकलैन मुश्ताक था, उनका बड़ा रोल होता था कि होम सीरीज़ में हम टीम्स को जकड़ लेते थे। एक स्पिनिंग एक एंड से तो वो हर इनिंग्स में 4-4, 5-5 विकेट्स लेते थे और साथ हमारे पास फास्ट बॉलर भी बड़े इस तरह के वसीम वकार टाइप होते थे जो बड़ा ट्रबल करते थे। कहीं ना कहीं जब से आज के जो हमारा स्क्वाड है, हमें उस क्वालिटी के स्पिनर्स हमारे नहीं नज़र आ रहे जो हमारे पास पहले इन ऑफ पास थे। तो शायद मेरे ख्याल में तो हमें जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा ओवर रिलायंट है कि हम स्लो और स्पिनिंग ट्रैक बनाते थे जिसमें हम जकड़ते थे जो बाहर की टीम्स को, उसको शायद ऑल्टर करना चाहिए। और हमें भी जो मॉडर्न डे की पिचेस हैं, जिस तरह की तेज़ और फास्ट पिचेस होती हैं, उस तरह की पिचेस को डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये एक हम कर सकते हैं। दूसरा जो आपने बात की, ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने देखा है कि उनका जो वर्ल्ड कप था बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन अगर आप उनकी T20 की टीम देखें तो उसमें पोटेंशियल है। और अब जून जुलाई में वर्ल्ड कप आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए में, यूएसए और कैरेबियन में। तो न्यूजीलैंड भी आई एम श्योर एक्सपेरिमेंटेशन फेज से गुजर रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है कि एक ऐसी टीम जिसने वर्ल्ड कप वाइट बॉल के 50 ओवर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो न्यूजीलैंड को एक टफ टाइम दे रही है। तो इससे नज़र आ रहा है कि जो वर्ल्ड कप होगा यूएस और वेस्ट इंडीज़ में, जिसमें हम 20 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो ज़्यादा कंपेटिटिव होगा और ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा फैंस के लिए। अच्छा दूसरा, अब आगे बढ़ें तो ओबियसली ये काफ़ी एक ये डिबेटेबल चीज़ थी कि टॉस के बाद करना क्या चाहिए, क्योंकि कई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ शायद टॉस इतना मैटर नहीं करता, बट कई कंडीशन होती है जहाँ बहुत मैटर करता है। खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो जिस तरह मैंने पहले बात की, ये क्रैक्स ओपन के होते हैं, फोर्थ इनिंग्स में शायद 250-300 करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें ब्रेवरी तो ये है कि आप पहले खेलें और उसमें लीड लें। बट अगर हमने लास्ट जो हमारा मेलबर्न में मैच हुआ है उसमें देखें तो घास था, थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी, उस दिन भी बारिश हुई, तो शायद उस मॉइस्चर को यूज़ करना चाह रही थी टीम, चाह रही थी कि हम 4 पेसर के साथ जा रहे हैं, ऑल आउट करेंगे। तो ये जो 317 करवा दिए, और आपके ख्याल में अभी सिडनी की बात करें तो वो टोटली डिफरेंट है, उधर लो बाउंस है और क्रैक्स इस तरह के ओपन शायद नहीं होते, और ऐसे कहा जाता है कि सब कॉन्टिनेंट सॉर्ट ऑफ ये पिच है। तो आपके ख्याल में एक तो इसमें क्या डिसीजन था, कैसा था हमारा डिसीजन, और तीसरे मैच में क्या करना चाहिए हमारी टीम को? टॉस आप हारे या जीते, आपको कैचेस ज़रूर पकड़ने चाहिए। जो आपने सेकंड टेस्ट में, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान हारा है तो जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं उन्हीं की वजह से हारा है। पहली इनिंग्स में भी आपने कैच ड्रॉप किए जब बहुत थोड़ी इनिंग्स पे, थोड़े स्कोर पे खिलाड़ी खेल रहे थे। वार्नर का 2 रन पे कैच ड्रॉप किया। उसके बाद वो 90 की पार्टनरशिप बन गई। दूसरी इनिंग्स में भी जब मिच मार्श का आपने कैच ड्रॉप किया, उस 20 पे थे वो, पे 96 कर गए। हाँ, उसके बाद उनके कैच ड्रॉप करने के बाद तकरीबन 100-125 रन की और पार्टनरशिप लगी। अगर वो 100-125 रन ना लगते तो आपने ऑस्ट्रेलिया को 200 ऑट पे रिस्ट्रिक्ट कर लेना था, और जो कि एक बहुत ही चेजेबल टोटल होता था। तो कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इस बारे में अच्छा फैसला लिया कि बाद में उन्होंने स्प्लिट फील्डिंग पोजीशन चेंज की और बाबर आजम को लेके आए, तो ये एक अच्छा उन्होंने इन गेम डिसीजन लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात टॉस की, टॉस मेरे ख्याल में तो डिपेंड करता है कि उस टाइम कंडीशंस कैसे हैं। अगर इस तरह के कंडीशंस हुए कि घास ज़्यादा हुई या ओवरकास्ट कंडीशंस हो, तो आपको अपने बॉलर्स को ज़रूर चांस देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अर्ली इनरोड्स लेके ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डालें। अगर ऐसे कंडीशंस हुए जहाँ बैटिंग फ्रेंडली है, तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि टॉस जीत के ब्रेव फैसला करें और सईद अयूब और अब्दुल्ला शफीक एक एग्रेसिव किस्म का स्टार्ट दें, और जो टॉप 3 हैं शान मसूद एक एग्रेसिव किस्म का स्टार्ट दें ताकि ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर पुट कर सकें। अच्छा, पाकिस्तानी अगर आप फील्डिंग की बात करते हो तो स्लिप फील्डिंग एक सबसे यूनिक और सबसे मुश्किल पोजीशन मानी जाती है, और हमने देखा कि मैं रिसेंट पास को अगर रिकॉल करता हूँ तो सबसे ज़्यादा हमें जो नज़र आ रहा था वो इमरान बट मुझे एक ऐसे ओपनर नज़र आए जिनकी स्लिप कैचिंग्स दुनिया की शायद वन ऑफ द बेस्ट कैचिंग थी, और वो शायद उन्होंने जो 7-7.25 अपनी टीम में जगह सबमिट भी की, वो इसी वजह से की कि वो कैचिंग इतनी आउटस्टैंडिंग करते थे कि हर मैच में 3-4 कैचेज़, और इतने मुश्किल कैचेज़ लेते थे जो शायद पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिए। तो स्लिप कैचिंग के लिए एक मेथडोलॉजी होती है। आप एक लड़का क्लब लेवल से फिर आता है, फर्स्ट क्लास खेलता है, और फिर ओबियसली उस पर करता आता है। अब अगर अब्दुल्ला शफीक इतना एविडेंट था कि वो स्लिप में फील्डिंग नहीं कर सकता, और अगर बाबर की बात करें या हम उसकी बात करें, सलमान लिया की बात करें, तो ये बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पे करते रहे, तो डोंट यू थिंक सो कि ये मैनेजमेंट की लैकनेस थी,
या उस लड़के को भी खुद इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि मैं बाकी जगहों पे तो चले फिर एक रीजनेबल फील्डर हूँ, स्लिप मेरी फील्ड नहीं है, या मैं पास में इस तरह की फील्डिंग नहीं करता रहा स्लिप के अंदर और मुझे ये जगह नहीं देनी चाहिए। किसका ब्लंडर ये समझते हैं? देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा मैसिव एरर है जो शायद हमारा दूसरा टेस्ट हारने का एक वजह जी। बने। इस हवाले से जो स्लिप फील्डिंग है या स्लिप पोजीशनिंग है, ये पूरी एक साइंस है। आपने स्लिप कॉर्डन किस तरह खड़ा करना है और विकेट कीपर का विकेट से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट स्लिप कितनी दूर होनी चाहिए, क्या वो कितनी पीछे होनी चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड स्लिप है वो थोड़ी सी आगे होती है फर्स्ट स्लिप से, जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो स्लिप्स हैं और करीब आती जाती हैं। वो एक पूरा एक साइंस होती है। तो उस हवाले से जो कंडीशंस हैं वो भी मैटर करते हैं। जो स्लो पिचेस होती हैं वहाँ पे विकेट कीपर थोड़ा विकेट्स के ज़्यादा करीब होते हैं, जो तेज़ पिचेस होती हैं वहाँ पे विकेट कीपर पीछे होते हैं और स्लिप भी उसके मुताबिक ही कॉर्नर होती है। तो स्लिप फील्डिंग सिर्फ और सिर्फ स्लिप फील्डर्स पे रिलायंट नहीं होती, उसमें विकेट कीपर का भी बड़ा रोल होता है, वो कैसे स्लिप कॉर्डन को एडजस्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक पे ब्लेम करें तो वो भी थोड़ा अनफेयर होगा, और अगर उनका पहले रिकॉर्ड देखें तो इस तरह के एरर्स उनकी तरफ से नहीं हुए, और कहीं ना कहीं जब आप इस तरह का एक आपसे ड्रॉप हो जाता है वो आपके बैक ऑफ द हेड आपको ट्रबल करता रहता है। तो पहली इनिंग्स में जब उनका पहले टेस्ट में उन्होंने जो एक मुश्किल चांस था जो पीछे जाके कैच करना था वो उनसे नहीं कर सके, उसका जो एक रोल ऑन इफेक्ट है शायद मुझे नज़र आया अगले 2 मैचेस में। तो मेरा लेकिन जिस तरह आपने नज़र आया कि शान मसूद की कैप्टनसी काफ़ी प्रोएक्टिव है, जहाँ कोई वो एरर नज़र आता है उसको वो फौरी रेक्टिफाई करें, तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें मुस्तकबिल में ये एरर्स हमें नहीं नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है, इस पे हम आगे भी नेक्स्ट वीक भी डिस्कशन करेंगे और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी टीम थर्ड मैच में कुछ अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करे और जितनी भी गलतियां हैं इससे कुछ सीखे, अपने लूप होल मिस्टेक से ओवरकम करे और पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाए, क्योंकि 29 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की जो सरजमीन है उस पर विक्ट्री हासिल नहीं की और नया साल भी आ रहा है और नए साल के साथ ही कोई खुशी हमें मिल जाए तो मेरा ख्याल है मज़ा दोबारा हो जाएगा। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।